Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss today about the literature metrics in research. रिसर्च के अंदर लिटरेचर मैट्रिक्स का जो वर्ड है ये एक बहुत ही कारआमद चीज़ है, एक मुफीद चीज़ है, ख़ास तौर पे उन रिसर्चर्स के लिए जो अभी इब्तदाई मराहिल में हों, पहली दफ़ा थीसिस लिख रहे हों। नॉर्मली थीसिस जो है वो मास्टर्स या पीएचडी लेवल पे लिखने का इत्तेफाक होता है। तो ख़ास तौर पे जो मास्टर्स के लेवल पे एमबीए या इस तरह की किसी कोर्स के लिए आप जब पहली दफ़ा रिसर्च से आपका वास्ता पड़े, तो ये लिटरेचर मैट्रिक्स जो है वो आप अपनी फील्ड सिलेक्ट करने के बाद या उससे पहले जब बना लेते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म काम आ सकता है। और अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको गूगल शीट पे बना लेते हैं, तो उसका लिंक जो है वो आपको काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए मुफीद हो सकता है। गूगल शीट में एक्सएलएस जो है वो उस पे बनाया जाए तो ज़्यादा मुफीद होता है। तो हम आगे मूव करते हैं और इसमें जो है इसका तरीका देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ सैंपल्स देखेंगे, लिटरेचर मैट्रिक्स होता क्या है। सिंपल गूगल पे हम आए और हमने इससे पूछा लिटरेचर मैट्रिक्स। तो ये जो है ये हमारे पास देखें लिटरेचर मैट्रिक्स हमने लिखा, टेम्पलेट, एग्जांपल्स, जनरेटर, प्लान, एक्सेल, ये सारी चीजें आ गई। सही, तो हम टेम्पलेट पे गए। सही, लिटरेचर मैट्रिक्स है क्या? सिंपल कुछ भी नहीं, जस्ट एक आपकी जो है वो आप कह लें कि एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट है, जिसमें जो है वो आप मुख्तलिफ कॉलम्स बनाए हुए होते हैं। सही है, मुख्तलिफ आपने इसमें कॉलम बनाए हुए होते हैं। तो ये आपके सामने कुछ इसकी एग्जांपल आ गई, कुछ इसके जो है वो टेम्पलेट आ गए। अब ये वर्ड पे भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसको स्प्रेडशीट पे यानी एक्सेल या गूगल शीट पे बनाएं। उससे फायदा ये होता है कि किसी दफा आपको कोई कॉलम बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो आप मूव करके दूसरी तरफ ला सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। किसी कॉलम की जरूरत नहीं हो तो उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रिफरेबली इतने कॉलम्स हों जो ज्यादा इस्तेमाल में खास तौर पे हों कि वो आपको एक दफा में सामने नजर आ जाए। सही, तो जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये इवन लिटरेचर मैट्रिक्स जो है ये हमें इसमें भी मिल रहा है रिसर्च गेट पे। तो हम इसका सैंपल देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, क्या काम किया हुआ है। सही जी, ये लिटरेचर मैट्रिक्स, लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स इन्होंने इसको नाम दिया है। इसको पीडीएफ फाइल में हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इससे इस्तेफादा करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने लिटरेचर मैट्रिक्स के नाम से इसको सैंपल्स, क्योंकि हम अपना खुद बनाएंगे, लेकिन हम अभी आसानी के लिए ये सैंपल इसका देख लेंगे, तो उससे हमें आसानी हो सकेगी इंशाल्लाह। ये इन्होंने डॉक्स पे बनाया हुआ है, तो हम लेकिन उस पे बनाएंगे। चलो, जितनी देर में ये हमारे पास ओपन हो रहा है, इतनी देर में जो है हम इसको खुद से बनाने की भी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ जो है हम अपना लिटरेचर मैट्रिक्स खुद से भी
बना सकते हैं। देखें, ये लिटरेचर मैट्रिक्स ऑलरेडी जो हमने डाउनलोड किया था, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इन्होंने देखें कॉलम्स ये कहलाएंगे, कॉलम्स आपके में होंगे ऑलरेडी, कॉमन चीज है। तो इसमें जो है ये ऑथर और डेट, सही कौन से ऑथर्स हैं, नॉर्मली फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, सेकंड ऑथर का लास्ट नेम, और अगर तीन या उससे ज्यादा हो तो हम फिर फर्स्ट ऑथर के लास्ट नेम के साथ एट ऑल का वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो है ऑथर का जो है वो, और साथ में हम एयर यूज कर लेते हैं। मैं नॉर्मली जब एक्सेल शीट पे बना रहा होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ये एक्सेल शीट पे जो लास्ट नेम यानी जो एयर है वो अलग से कॉलम में आए। उसकी वजह ये है कि जब आप सॉर्ट आउट बाज़ औक़ात करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बाज़ औक़ात जो है वो मल्टीपल स्टडीज में से सिलेक्ट करनी होती हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है कि जो जितना ज़्यादा करीब का है ऑथर आप उसको जो है वो उतने ज़्यादा करीब की स्टडी को जो है वो आप प्रेफर करें। तो ईयर का कॉलम जो है या डेट का कॉलम जो है ये आप अलग से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ किया है इसने आपके लिए जो है, जैसे हम टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम जो थीसिस करने वाले हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, सही। क्योंकि आप लोग अगर क्वालिटेटिव पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम क्वालिटेटिव को पढ़ें, अगर क्वांटिटेटिव में काम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव को पढ़ें। फिर इसी तरह रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, ये बाकी चीजें जो है वो आप अपने हिसाब से भी वो कर सकते हैं, कमी बेशी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कौन से कॉलम्स होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि आपने कोई चीज अपनी समरी बनानी है, नोट करके रखना है, क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल पढ़ा या एक थीसिस पढ़ा किसी का, तो उसको आप यहाँ पर उसकी समरी नोट कर लेंगे बेसिकली, क्योंकि बाद में जब भी आप लिखने बैठेंगे तो उस वक्त आपको ये काम आएगी कि मिसाल के तौर पर मेथोडोलॉजिकली आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे इसने काम किया है, आपको लिटरेचर रिव्यू के मरहले पे ये काम आ सकता है। इसी तरह जो है वो आप, यानी ये बैक एंड प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने आउटपुट के अंदर शामिल करें, लेकिन बैक एंड के अंदर जो है वो आप इसको शामिल कर सकते हैं, सही। तो ये जो है ये इन कॉलम्स को बेस बनाते हुए हम कॉपी करते हैं, हमने जो एक्सेल शीट स्टार्ट की है उसमें लेकर जाके हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, जरूरी नहीं है सारे कॉलम्स हम इस्तेमाल करें, और बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा जो है वो उसके अंदर हम, तो ये एक्सेल शीट हमने खुद इनिशिएट ली है, तो इसमें जो है वो हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। कॉलम्स हमने वहां से कॉपी कर लिए, लेकिन सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑथर का हमने बना लिया, ऑथर वाला तो सही है, हम इसको ले लेते हैं एज इट इज। डेट का अलग से बना लेते हैं, बल्कि एयर होता है नॉर्मली डेट के बजाय, एयर का अलग से बना लिया। उसके बाद जो है फिर इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब आप अपने हिसाब से देखें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिहाज से जो फर्स्ट टाइम थीसिस कर रहे हैं उनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो यानी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, तो ये मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें आपने जो पढ़ा है उसके अंदर जो है वो उसने थ्योरी अगर कोई यूज की हुई है तो कौन सी है, अगर थ्योरी या जो है वो फ्रेमवर्क यूज किया है तो उसने क्या नाम दिया है उसको, वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। फिर फर्दर इस तरह सो ऑन आप जो है वो, हाँ रिसर्च रिकमेंडेशंस, ये आपके लिए एक मुफीद चीज हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये होता है कि आपने ये वाली रिसर्च क्यों की। जब आप वाइवा पे जाते हैं तो एक सवाल जो है खासतौर पर फर्स्ट टाइम वाले थीसिस वालों से भी होता है, सबसे ही होता है, फर्स्ट टाइम वालों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो उनको सवाल ये हो सकता है कि आपने ये रिसर्च क्यों की। तो आप अगर इन जो पेपर पढ़ रहे होंगे रिसर्च पेपर्स, उसमें आप देखेंगे तो वो रिसर्च रिकमेंडेशंस जो है वो इन्होंने दी हुई होती हैं, तो उसको बेस बना के आप अपने लिए टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
सही कि फलाने रिसर्च पेपर में ये वाली, और रिसेंट वाले को, यानी मिसाल के तौर पर अगर अभी 2024 चल रहा है तो आप 2023 या 2022 या 2024 के अर्लियर वाले किसी पेपर की रिकमेंडेशंस को बेस बनाते हुए अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आपके लिए जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। वन ऑफ द जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि ये जो है ये इस अच्छे उसमें है। अच्छा, ये पेपर कहाँ पब्लिश हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर की उतनी वर्थ नहीं होती। जितने अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ होगा, तो जर्नल नेम ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर क्या वो जो है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ है, तो इंडेक्सिंग और इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे सबसे दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो समझी जाती है नॉर्मली वेब ऑफ साइंसेज की समझी जाती है, जिसको पहले आईएसआई कहा जाता था, अब वेब ऑफ साइंसेज जो है, वेब ऑफ नॉलेज जिसे कहा जाता है। तो उसका जो है Q1 क्वार्टाइल 1 के जो जर्नल्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट समझे जाते हैं। फिर इसी तरह Q2 Q3 Q4 चार क्वार्टाइल्स के जर्नल्स होते हैं। फिर उनके इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल होगा उतनी अच्छा जो है वो आपकी रेफरेंस की वर्थ होगी। सही। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा सीखने के लायक है। और इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्वार्टाइल क्या है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए। अब बाकी बाकी कॉलम्स है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ कॉलम्स आपको लगे फिलहाल काम के नहीं है, आप उसको हाइड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का फायदा यही है कि आप जैसे ये हमारे लिए बेकार हो गया तो हम इसको हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का जो है ये फायदा हो जाता है कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा चीजें बढ़ जाती हैं, ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं। सही। तो ये जो है ये इसका फिर आप इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंडिंग कर लें, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, और अकॉर्डिंगली जो है ये आपके लिए एक मुफीद सोर्स साबित हो सकता है। और इसका एक और काम में ये कर रहा होता था कि नॉर्मली ये ऑथर के नाम के साथ ही, अगर आपको ऑनलाइन वो आपके पास अवेलेबल है, आर्टिकल जो है वो आपके पास ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल है, तो उसके ऑथर के नाम के साथ आप उसको स्प्रेडशीट के अंदर लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपने किसी गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव के अंदर आपने इसको सेव रखा हुआ है, तो दूसरे किसी कॉलम के साथ आप उसका लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें नोट्स भी ले सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं, उसको जो है उसके ऊपर आप अपने नोट्स ले सकते हैं डिजिटली। तो आज के दौर में ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो एक पेपर जो आपने आज पढ़ा है, हो सकता है आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी आपके काम आ सके, खास तौर पे अगर आपने इसको गूगल ड्राइव या वन ड्राइव के थ्रू अपने पास इसको कनेक्ट रखा। तो एक फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती चली जाएंगी। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्पेसिफिक ईआरपी की फील्ड है, तो आप ईआरपी से रेलेवेंट आर्टिकल उसमें यानी एक कॉलम आप ये भी बढ़ा सकते हैं कि आपके कौन से डायमेंशन पे जो है ये पेपर है। तो ईआरपी से रेलेवेंट है, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी से रेलेवेंट है, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन से रेलेवेंट है, तो किस हवाले से ये पेपर है, तो आप उसको जो है वो फर्दर यहाँ पर एक कॉलम के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो खैर बाकी ये आपके अपने मिजाज पर है, आपके अपने स्टाइल पर है कि आप कितने कॉलम्स इसमें रखते हैं कितने नहीं रखते, लेकिन ये समरी आपके पास बनती चली जाएगी जैसे जैसे। और टारगेट करें, कोशिश करें कि अभी इस लेवल पे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 आर्टिकल्स वो जो है लाजमन आप इसमें ऐड करें, आर्टिकल्स हों। या फिर एक इसमें ये भी हो सकता है, जैसे थीसिस की बात हम करते हैं, कि इनिशियली कम से कम आप जो है वो थीसिस अगर यानी ये टाइप टाइप ऑफ रेफरेंस हम कह सकते हैं, टाइप ऑफ रेफरेंस में अदर टाइप ऑफ रेफरेंसेस को भी आप शामिल रखें। जरूरी नहीं है सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, बल्कि आप सीखने के लिए भी। जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर थीसिस लिख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि जैसे मास्टर्स का एमबीए का आप थीसिस लिख रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कम से कम अपने टॉपिक से और अपनी स्ट्रेटजी से रेलेवेंट कम से कम 3 से 5 थीसिस आप इंटरनेशनली हासिल कर लें। उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है हमारे पास, उसका जो है वो आप सिंपल जाके गूगल पे लिखेंगे और आपको जो मिल जाएगा एमबीए थीसिस, और पीडीएफ हमने लिखा, साथ में जो है वो और मजीद स्पेसिफाई कर दिया क्वांटिटेटिव, क्या पता देखते हैं हमें शायद और मिल जाए। क्वांटिटेटिव मिल गए, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चाहिए अगर, तो ये अब देखें कि हो सकता है हमें ये एमबीए के ये 2014 का एक मिल गया, 2020 का एक मिल गया। ये आपको यहीं से अभी पूरा खोले बगैर भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितना जो है पुराना है। बहुत ज्यादा पुराने थीसिस के बजाय आप निस्बतन लेटर इज बेटर वाले फॉर्मूले को सामने रखेंगे। अब जैसे ये है एमबीए थीसिस, ये जो है 2022 का है, ये हमारे काम का हो सकता है। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया या ओपन कर लिया, 2020 का ये एक ऊपर गुजरा था। और इसमें जो है वो आप हो गए, इसी तरह जो है वो आपने मुख्तलिफ थीसिस को देखा।
अब ये TQM, अगर मैं ख्याल में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो ये भी जो है सप्लाई चेन से रेलिवेंट है। तो आप अपनी 2-3 डायमेंशन इसमें देखेंगे। तो जो भी आप थीसिस भी पढ़ेंगे, यानी उसको रिव्यू करेंगे, पढ़ने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप लफ्ज बलफ्ज जो है वो सारा पढ़ें बैठ के ना। इसका रिव्यू, लिटरेचर, हम रिव्यू की बात करते हैं, लिटरेचर रीडिंग की बात नहीं करते। लिटरेचर रिव्यू में आप कोशिश यही करते हैं कि उसकी जो है मेन मेन चीजें आप समझ जाएं, उसको पढ़ लें, उसको अंदाजा कर लें। तो अब जैसे ये आपके सामने जो है वो एक थीसिस है, इसकी जो है वो आप मेन मेन चीजें आप इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको मिल जाएंगी। इसमें थ्योरी के हवाले से और चीजों के हवाले से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जस्ट आप इसको जो है वो रेफर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जस्ट इसको, इसका लिंक कॉपी किया जो मैं बात कर रहा था, कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेव कर लिया। ये जर्नल आर्टिकल ज्यादा बेहतर है, लेकिन थीसिस जो है वो हम इसको, थीसिस को भी फोकस कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ टाइप में हमने लिख दिया थीसिस ऑफ MBA। ये हमने इसको लिंक बना दिया, और इसके जो है वो मिसाल के तौर पर इसके ऑथर का नाम और एयर ऑफ वो हम यहाँ से देख लेते हैं। MBA थीसिस है ये, इसके ऑथर का नाम जो है ये दो लोगों ने मिलके लिखा है। नॉर्मली थीसिस जो है वो एक ही बंदा लिखता है, लेकिन ये तो इसका तरीका जस्ट ये होता है, हम फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम और सेकंड ऑथर का लास्ट नेम यूज करेंगे। 2020 की इन्होंने सन ईयर दिया है, तो 2020 में हम यहाँ ले देंगे। ये आपके लिए सैंपल के तौर पर भी एक लिहाज से फिलिंग हो रही है, ताकि आपके लिए और अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। इसमें जो है रेफरेंस हम पहले दे चुके हैं, तो वो लिंक हम नहीं चाह रहे कि वो डिस्टर्ब हो। डिस्प्ले टेक्स्ट जो है वो हमारे पास हो। तो ये जो है ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर और लास्ट नेम ऑफ द सेकंड ऑथर, ये दोनों हमने यहाँ पर कॉपी कर दिए। अब जस्ट हमारे पास फायदा क्या है, हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। फ्यूचर में आज से जो है वो 2-4-5 साल बाद भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप इस पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अगर आपने अपने पास कहीं ये सेव करना है, सेव करके गूगल ड्राइव या वन ड्राइव के थ्रू जो है आप उसका लिंक भी जो है वहां पर तो सेव कर सकते हैं, और ये एक मुफीद चीज साबित हो सकती है। सही। तो चलें इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं, और अपनी इस रिकॉर्डिंग को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। तो लिटरेचर मैट्रिक्स का जो है वो हमने आज देखा, समझा, और इसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।